इस संवाद में कृष्णमूर्ति हमारे संबंधों, ध्यान और आत्म जागरूकता की गहरी प्रकृति को समझने के लिए आमंत्रित करते हैं। वे बताते हैं कि हमारा संबंध दूसरों से सीधा नहीं होता, बल्कि स्मृतियों, अनुभवों और मानसिक छवियों के माध्यम से परिभाषित होता है। यह वार्ता न केवल मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, बल्कि यह हमारे रोजमर्रा के जीवन में खुद को देखने का एक नया तरीका भी प्रस्तुत करती है। वे बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि यदि कोई व्यक्ति वास्तव में जागरूक हो, तो वह न केवल अतीत की छवियों से मुक्त होगा, बल्कि उसके संबंध भी पूरी तरह से नए और ताजगी भरे होंगे। क्या रोशनी कुछ ज्यादा तेज नहीं है? मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी समस्याएं हैं और ये समस्याएं बढ़ती ही जा रही हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि हम इंसान किसी भी तरह का हल निकाल पाने में असमर्थ हैं। हमने कई तरीकों, व्यवस्थाओं, दर्शन शास्त्रों को आजमाया है। हमने आध्यात्मिक गुरुओं, राजनीतिक नेताओं का अनुसरण किया है और हम हमेशा इस पूर्ण अराजकता और दुख से निकलने के लिए किसी न किसी सूत्र को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले यदि मैं कह सकूं, तो मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम यहाँ किसी भी प्रकार का कोई दर्शन प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। दर्शन का अर्थ केवल सत्य के प्रति प्रेम होता है और सत्य ऐसा कुछ है जिसे वर्णित नहीं किया जा सकता और जो वर्णित किया जाता है वह सत्य नहीं होता। और यह सत्य के प्रति प्रेम कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे किसी विशेष प्रशिक्षण, किसी प्रणाली का अनुसरण करने या किसी आस्था, विश्वास को स्वीकार करने के बाद प्राप्त किया जाए, बल्कि यह वह क्षमता है जिसे कोई स्पष्ट रूप से देख सके बिना किसी विकृति के। केवल तभी यह संभव है कि हम वास्तविक रूप से जो है उसे देखें और जो है वही सत्य है और उससे आगे बढ़ना ही वास्तविक समझ है। इसलिए इन 4 वार्ताओं के दौरान यदि कह सकूं, तो हम इस प्रश्न में गहराई से उतरने जा रहे हैं। देखने, सीखने और वास्तव में जो कुछ है उसे समझने के लिए और यह देखने के लिए कि क्या हमारा मन और हृदय इस समस्त उलझन, दुख और संकट से आगे बढ़ सकता है जिसे हमने स्वयं के लिए पैदा किया है। आप में से अधिकतर लोग, यदि कह सकूं, एक निश्चित अपेक्षा के साथ आते हैं, उत्साहित होने की इच्छा रखते हैं, प्रेरणा की खोज में होते हैं या किसी नई पद्धति या प्रणाली का अनुसरण करना चाहते हैं, या फिर क्योंकि वक्ता एक दूर देश भारत से आता है तो आपके मन में कुछ रोमांटिक कल्पनाएं होती हैं और आप आशा करते हैं कि आपको अपनी सभी समस्याओं का कोई न कोई भावनात्मक समाधान मिलेगा। लेकिन वक्ता केवल कागजी रूप से ही भारतीय है। उसका कोई विशेष दर्शन नहीं है। वह कोई प्रचार नहीं कर रहा है, ना ही आपको किसी चीज को मानने या अस्वीकार करने के लिए प्रेरित कर रहा है। हम साथ मिलकर इस बात की जांच करने जा रहे हैं कि वास्तव में
बाहरी और आंतरिक रूप से क्या हो रहा है, तो हम इसे साझा करने जा रहे हैं। साझा करना ही संप्रेषण कम्युनिकेशन है और हम संप्रेषण को लेकर बहुत कुछ कहते हैं। किसी समस्या को साझा करने का अर्थ यह है कि हमें पूरी तरह से स्वतंत्र होना चाहिए, बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी विशिष्ट पहचान के। जैसे कि कोई अमेरिकी, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, हिंदू, कोई राजनीतिक, व्यापारी या वैज्ञानिक, हमें स्वतंत्र होना चाहिए ताकि हम साथ मिलकर देख सकें, साझा कर सकें, किसी चीज के अर्थ और महत्व में भागीदारी कर सकें। यही संप्रेषण का अर्थ है, साझा करना। इसलिए जब हम मिलकर जांच करेंगे तो आपका और वक्ता का मन पूरी तरह से देखने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए, ना कि किसी चीज को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए, बल्कि पूरी स्पष्टता से निरीक्षण करने के लिए, बिना किसी विकृति के देखना। लेकिन हमारा मन विकृत है क्योंकि हम अपने जीवन को खंडों में जीते हैं। हम कैथोलिक होते हैं, व्यापारी होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, मानव शास्त्री होते हैं या राजनीतिज्ञ होते हैं, हर जगह बटे हुए हैं। बाहर और भीतर दोनों स्तरों पर हम खंडित व्यक्ति हैं और हम जीवन की पूरी समस्या को केवल एक टुकड़े से देखते हैं, या तो बौद्धिक रूप से, भावनात्मक रूप से, या फिर इसे पूरी तरह अनदेखा कर देते हैं और जैसा है वैसा ही स्वीकार कर चलते रहते हैं। और हमें आशा होती है कि समय के साथ बाहरी घटनाओं, राजनीतिक क्रियाओं या संगठन के माध्यम से सब कुछ सामान्य, संतुलित और स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन मुझे डर है कि ऐसा कभी नहीं होगा, ना ही किसी सुचारू रूप से चलने वाली व्यवस्था से और ना ही किसी वैज्ञानिक द्वारा सुझाए गए समाधान से हमारे मूलभूत मानवीय समस्याएं हल होंगी। चाहे आप इस देश में रहें, यूरोप में, भारत में या एशिया में, हम सभी मनुष्य होने के नाते समान समस्याओं का सामना कर रहे हैं। और क्योंकि ये समस्याएं समान हैं, इसलिए हम उन्हें संप्रेषित कर सकते हैं। जो समान है उसे साझा किया जा सकता है। इसलिए हमें पूरी तरह से उन सभी छवियों को छोड़ देना चाहिए जो हमने वक्ता के बारे में बनाई हैं या फिर अपने स्वयं के बारे में बनाई हुई छवियां, ताकि हम दोनों मिलकर देख सकें, वास्तव में समझ सकें और इन अनेक समस्याओं के समाधान में अपना पूरा मन और हृदय लगा सकें। इसलिए शुरू से ही यह स्पष्ट होना चाहिए कि हम यहाँ कोई समाधान प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, ना ही यह बता रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि यह अधिकार अथॉरिटी को स्थापित कर देगा और जहाँ अधिकार होता है वहाँ भय, प्रतिस्पर्धा, अनुकरण और अनुकूलन होता है और ये सब निरीक्षण को असंभव बना देता है। और हमें इन असाधारण समस्याओं को बहुत सावधानी और गहराई से जांचने की आवश्यकता है, जिनका सामना हम एक मानव के रूप में कर रहे हैं, न कि एक वैज्ञानिक, राजनीतिक, व्यापारी या श्रमिक के रूप में। क्योंकि मुझे लगता है कि हमें स्वयं के भीतर अपने मनोवैज्ञानिक ढांचे में, मानसिक ढांचे में एक पूर्ण क्रांति लानी होगी। और आजकल हर कोई बाहरी क्रांति, एक भौतिक क्रांति की बात कर रहा है। अपनी पूरी ऊर्जा को एक सामाजिक क्रांति लाने के लिए केंद्रित करने की। वे हमेशा बाहरी परिवर्तनों के बारे में सोचते हैं, पर्यावरण में परिवर्तन के बारे में। मैडम,
जब प्रश्नोत्तर सत्र शुरू होगा तब आप अपनी बात कह सकती हैं। कृपया थोड़ा धैर्य रखें। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? आप जानते हैं यह कोई मनोरंजन नहीं है, न आध्यात्मिक न बौद्धिक। यह एक अत्यंत गंभीर विषय है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और यदि आप गंभीर नहीं हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ बैठना चाहिए और मुझे यहाँ बोलना चाहिए। मेरा अर्थ यह नहीं कि गंभीरता का मतलब उदास चेहरा या अन्य किसी भी प्रकार की बनावटी गंभीरता है। गंभीरता का वही अर्थ है जो इसका वास्तविक अर्थ है, अर्थात ईमानदारी, पूरी तरह ध्यान देना, अपने पूरे हृदय और अपनी पूरी क्षमता के साथ यह जानने का प्रयास करना कि क्या इस समस्त उन्माद, इस हिंसा, इस बर्बरता से बाहर निकलने का कोई समाधान है। मैडम, कृपया सुनिए। जैसा कि हम कह रहे थे, हमारे पास मानवीय समस्याएं हैं और हम हमेशा सामाजिक ढांचे को बदलने के लिए बाहरी क्रांति लाने की बात करते हैं, चाहे वह हिंसा के माध्यम से हो या शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन समस्या मात्र सामाजिक या पर्यावरणीय परिवर्तन से कहीं अधिक गहरी है, चाहे वह पारिस्थितिकी इकोलॉजी से जुड़ी हो, अर्थव्यवस्था से या सामाजिक नैतिकता से। क्योंकि सामाजिक नैतिकता स्वयं अनैतिक है, इसलिए हम यहाँ अपने मानवीय समस्याओं पर ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि वास्तव में हम जो हैं वही हमारा समाज है। समाज, यह संसार हम ही हैं। हमारे संबंधों, हमारे व्यवहार, हमारे भय और सुखों, हमारी हताशा और मनोवैज्ञानिक सुरक्षा और निर्भरता की हमारी इच्छा के अनुसार यह दुनिया वैसी ही बनती जाती है। इसलिए यह संसार हम ही हैं और हम ही यह संसार हैं। और इस संसार में एक मौलिक क्रांति लाने के लिए हमें स्वयं को बदलना होगा। परंतु अधिक से अधिक किताबें, दार्शनिक, राजनीतिज्ञ और मुझे डर है कि वैज्ञानिक भी केवल बाहरी संसार को बदलने में रुचि रखते हैं। और ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत ही कम लोग इस मौलिक आंतरिक क्रांति को लेकर चिंतित हैं। क्योंकि यदि हम स्वयं को नहीं बदलते, यदि हम भ्रष्ट हैं, तो एक आदर्श सामाजिक ढांचा होने का क्या लाभ? हम उसे भी भ्रष्ट कर देंगे। मुझे लगता है कि यह स्पष्ट और तर्कसंगत है, लेकिन हम इस मूलभूत सत्य को भूल जाते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि जैसा कि कम्युनिस्ट और अन्य लोग करते हैं, यदि आप बाहरी संरचना को बदल दें, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक ढांचे को, तो मनुष्य स्वयं को उस ढांचे के अनुसार ढाल लेगा। वह धार्मिक हो जाएगा, अहिंसक हो जाएगा, शांति से रहने लगेगा। लेकिन इन सभी प्रयोगों को पहले भी कई बार आजमाया जा चुका है, कभी बलपूर्वक, कभी शांतिपूर्ण तरीकों से। लेकिन मनुष्य सदियों से वैसा ही बना हुआ है, लोभी, ईर्ष्यालु, आक्रामक, बर्बर, आत्म केंद्रित, और उसने इस संसार में हर प्रकार का दुख उत्पन्न किया है। इसलिए यह संसार, बाहरी और आंतरिक, वही है जो हम हैं। हमने इसे बनाया है। आपके और संसार के बीच कोई भेद नहीं है तथा संसार और मैं के बीच कोई भेद नहीं है। मुझे लगता है कि यह एक मौलिक तथ्य है, इसे हमें पूरी तरह समझना चाहिए कि कोई व्यक्ति और समाज अलग अलग नहीं है। यह संसार हमसे भिन्न नहीं है, हम ही संसार हैं। यदि आप स्वयं को देखें तो आप पाएंगे कि आप वही हैं
जो आपकी संस्कृति और आपके द्वारा निर्मित वातावरण ने आपको बनाया है, या जो आपके पूर्वजों ने निर्मित किया था। आप अतीत का परिणाम हैं और इस संपूर्ण अतीत को बदले बिना, इसके संपूर्ण ढांचे को बदले बिना हम केवल बाहरी चीजों को बदलने का प्रयास करते हैं। बेहतर बाथरूम चाहते हैं, चंद्रमा पर जाकर गोल्फ खेलना चाहते हैं, या वहां जाकर कोई क्रूप झंडा गाड़ देना चाहते हैं। और आप सोचते हैं कि आप तकनीकी रूप से अत्यधिक विकसित हैं। शायद आप हैं, लेकिन यह हमारी पीड़ा, हमारे संघर्ष, हमारे मन की असाधारण जड़ता और प्रेम तथा करुणा की पूर्ण अनुपस्थिति को हल नहीं करेगा। यदि हम इस वास्तविकता को देख सकते हैं, ना कि एक सिद्धांत के रूप में, ना ही एक अनुमानित विचार के रूप में जिसे हमें अपनाना है, बल्कि एक वास्तविक तथ्य के रूप में कि हम ही संसार हैं, हम उस संस्कृति का परिणाम है जिसमें हम रहते हैं और जिसे हमने स्वयं निर्मित किया है। हम अतीत हैं और हमें पूरी तरह से भिन्न रूप से जीना होगा, और हमें ऐसा जीना ही चाहिए। एक पूरी तरह से नए मन और हृदय के साथ जीने के लिए हमें स्वयं को समझना होगा, किसी दार्शनिक या मनोवैज्ञानिक के अनुसार नहीं, बल्कि जैसे कि हम वास्तव में हैं वैसे। और इसके लिए हमें अवलोकन करना होगा। इसलिए यदि हम सैद्धांतिक रूप से नहीं, बौद्धिक रूप से नहीं, बल्कि वास्तविकता के रूप में इस तथ्य को स्वीकार कर सकें कि आप संसार हैं और संसार ही आप हैं, जो आप वास्तव में हैं। आपके संबंधों के माध्यम से आप इस संस्कृति को निर्मित करते हैं और आप पूरी तरह से उत्तरदायी हैं युद्धों के लिए, इस दुख के लिए, सामाजिक अन्याय के लिए, हमारे चारों ओर जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए, इस अराजकता, इस पीड़ा के लिए। लेकिन हम स्पष्ट रूप से इसका सामना नहीं करना चाहते, और यही हमारी सबसे बड़ी कठिनाई बनने वाली है। हमने बहुत ही चतुराई और चालाकी से स्वयं से बचने के अनेक मार्ग बना लिए हैं। धर्म के माध्यम से, दर्शन के माध्यम से, मनोरंजन के माध्यम से, चाहे वह मनोरंजन धार्मिक हो, फुटबॉल हो या कुछ और, हमारे पास पलायन के असंख्य रास्ते हैं और हम बड़ी तीव्रता से उनमें भाग जाते हैं। और क्योंकि हम पलायन करते हैं, हमारे भीतर अनेक कुंठाएं उत्पन्न होती हैं, और इन्हीं कुंठाओं में, जिन्हें हम लगभग पूजते हैं, हम साहित्य, नाटक, कला और न जाने क्या क्या उत्पन्न करते हैं। लेकिन यह सब किसी भी प्रकार से हमारे दैनिक जीवन की वास्तविक समस्याओं को हल नहीं करता। और यही हमारा मुख्य विषय है। कम से कम वक्ता का यही उद्देश्य है, न केवल यह देखना कि हमारे भीतर क्या हो रहा है, बल्कि हमारे भीतर, हमारी मस्तिष्क की संरचना में, हमारे हृदय में एक गहरी मनोवैज्ञानिक क्रांति लाना, क्योंकि यही एकमात्र वास्तविक क्रांति है। इसके अलावा कोई क्रांति नहीं है। केवल भौतिक क्रांति अत्यंत आदिम है। यह लोगों को चोट पहुंचाती है, उन्हें नष्ट कर देती है। पर यह सब एक अच्छे समाज की स्थापना के नाम पर किया जाता है। आप लोगों को मारते हैं ताकि एक अच्छा समाज लाया जा सके। यह कितना बड़ा विरोधाभास है, कितनी बड़ी मूर्खता है। और हम इसे स्वीकार कर लेते हैं, चाहे चुपचाप हो या हिंसात्मक रूप से। हम इस दर्शन को स्वीकार कर लेते हैं कि पहले बाहरी रूप से परिवर्तन लाना आवश्यक है, और फिर हम मनुष्य बंदरों की तरह उन बुद्धिजीवियों या अर्थशास्त्रियों द्वारा बनाए गए ढांचे के अनुरूप हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि प्रारंभ से ही, यदि मैं इसे फिर से दोहरा सकूं, तो यह महसूस करना आवश्यक है, शब्दों से नहीं, किसी सिद्धांत के रूप में नहीं, बल्कि वास्तविक रूप से देखना आवश्यक है
ठीक वैसे ही जैसे जब आपको भूख लगती है, कब जानते हैं कि आपको भूख लगी है, वैसे ही ये कि आप ही यह संसार है और संसार ही आप है। यदि कोई वास्तव में इसे देख सके तो यह मनुष्य के लिए सबसे अद्भुत बात होगी, क्योंकि तब आप संपूर्ण रूप से उत्तरदायी बन जाते हैं, केवल अपने संबंधों में ही नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति भी अपने संबंधों में, प्रकृति के विनाश में, पशुओं की हत्या में। कुछ दिन पहले टेलीविजन पर देखा कि नवजात सीलों को मारा जा रहा था और उनकी चीखें सुनाई दे रही थीं। और आप इस ईसाई दुनिया के लोग हैं, प्रेमपूर्ण, दयालु, शांति की बातें करने वाले, और फिर भी उन निर्दोष जीवों की हत्या कर रहे हैं और उनके फर पहन रहे हैं। ये उनके साथ जो भी किया जाता है, और यह 20वीं सदी है और आप सभ्य और बौद्धिक माने जाते हैं। मैं इसे आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तो जब कोई वास्तव में देखता है कि वह क्या है, तो उस अनुभूति को पूरी तरह से अवलोकित करना आवश्यक हो जाता है। आप किसी ऐसी चीज को अनुभव नहीं कर सकते जिसे आपने सावधानी पूर्वक निकटता से नहीं देखा हो। और जैसा कि हम कह रहे थे, देखने के लिए किसी भी प्रकार की विकृति नहीं होनी चाहिए, और विकृति अवश्यंभावी रूप से तब उत्पन्न होगी जब खंडितता होगी, जब आपका कोई एक भाग जो स्वयं भी एक खंड है उस चीज को या तो स्वीकार कर लेगा या नकार देगा। जैसे आप देख रहे हैं, जब आपका कोई एक भाग बाकी सभी खंडों का अवलोकन करता है और वह भाग बाकी खंडों को सुधारने का अधिकार ग्रहण कर लेता है, तो वह अधिकार स्वयं ही उन खंडों को बनाए रखता है। तो इस प्रकार एक विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है उस खंड के बीच जिसने न्यायोचित ठहराने, निंदा करने या तर्क प्रस्तुत करने का अधिकार अपने हाथ में ले लिया है, और अन्य खंडों के बीच। और जब तक हमारे भीतर यह खंडितता बनी रहेगी, जो केवल चेतन स्तर पर ही नहीं बल्कि हमारे अस्तित्व की गहराइयों में भी है, यह खंडितता केवल उस संस्कृति का परिणाम नहीं है जिसमें हम जीते हैं, जहां हर क्षेत्र का अलग अलग विशेषज्ञ होता है, बल्कि हम स्वयं भी गहराई से खंडित मानव हैं। और जब कोई इस वास्तविकता को देखता है कि वह ही संसार है और वह संस्कृति जिसमें हम जीते हैं, वह संस्कृति वही है जिसे हमने अपनी गतिविधियों, अपने कार्यों, अपने विचारों, अपनी मान्यताओं, अपनी राष्ट्रीयताओं और धार्मिक विभाजनों के द्वारा निर्मित किया है। जब हम इसे देखते हैं तब हमें यह सीखना होगा कि कैसे देखा जाए, क्योंकि जो हम देखते हैं वह स्थिर नहीं है। यह कोई स्थायी मृत वस्तु नहीं है, यह एक जीवित चीज है, और हम इस जीवित चीज को देखते हैं जो आप स्वयं हैं, सभी विरोधाभासों, भ्रमों, अपराध बोध, दुख, पीड़ा और कष्टों के साथ। यह सब एक जीवित चीज है, और हम इस जीवित चीज को अतीत की आंखों से देखते हैं। मुझे नहीं पता कि आपने इसे स्वयं देखा है या नहीं, क्योंकि हम अतीत में जीते हैं। हम शाश्वत वर्तमान या अभी की बातें कर सकते हैं, लेकिन यह केवल किसी चतुर बौद्धिक व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत एक सैद्धांतिक विचार मात्र है। परंतु वास्तव में हम अतीत में जीते हैं, हम ही अतीत हैं, और यह भी एक तथ्य है। आप ईसाई हैं, हिंदू हैं, आप हजारों वर्षों की प्रचार प्रणाली का परिणाम हैं। धन्यवाद महोदय, यह एक अच्छा विचार है। जैसा कि हम कह रहे थे, हम प्रचार का परिणाम हैं। हम वही हैं जो हमें बचपन से बताया गया है, क्या मानना है और क्या नहीं मानना है। इसलिए हमें अतीत को समझना होगा। अतीत, वर्तमान और भविष्य,
ये भी एक और प्रकार की खंडितता है और हम कल्पना करते हैं, जैसा कि वैज्ञानिक कर रहे हैं, कि समाज 2000 वर्षों में कैसा होगा। न केवल 2000 वर्षों में, बल्कि 40, 50 या 90 वर्षों में समाज कैसा होगा। वे इसे लगभग पूरी तरह से परिभाषित कर चुके हैं प्रौद्योगिकी के संदर्भ में। और आप भली भांति जानते हैं कि भविष्य वही होगा जो आप अभी हैं, और आप अभी जो हैं वह वही है जो आप पहले रहे हैं। और बिना यह समझे कि आप क्या थे और बिना उसमें एक मौलिक परिवर्तन लाए, समय किसी भी चीज को हल नहीं करेगा। और यही हमारी सबसे बड़ी भ्रांतियों में से एक है कि समय, जो स्वयं एक और खंडितता है, किसी चमत्कारी तरीके से एक असाधारण मानव को जन्म देगा। बाहरी रूप से शायद आपकी आयु लंबी हो जाएगी, आपके पास एक बेहतर मल निकासी प्रणाली होगी, स्वच्छ शहर होंगी, प्रदूषण रहित वायु होगी। आप वैज्ञानिक रूप से इन सब चीजों को उत्पन्न कर सकते हैं और इसके लिए समय आवश्यक है। लेकिन क्या समय किसी भी रूप में इस महान परिवर्तन को, हमारे भीतर एक पूर्ण क्रांति को ला सकता है? हमें इस प्रश्न में गहराई से जाना होगा और हम जाएंगे कि क्या समय, विचार, खंडितता कभी भी मानव को बदल सकती है? वह मन जो सदियों से संस्कारित किया गया है, वह मस्तिष्क जो अतीत को धारण किए हुए है, स्मृति, अनुभव और हजारों वर्षों का संचित ज्ञान, हमें इस सब को समझना होगा। और इसे समझने के लिए हमें पूरी तरह से समर्पित होना होगा। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप किसी दोपहर, जब आपके पास कोई बेहतर काम ना हो, समझने बैठ जाएं और उम्मीद करें कि आप अपनी मुट्ठी में संपूर्ण जीवन के वायु को समेट लेंगे। इसके लिए आपको अपना जीवन, अपना हृदय, अपनी संपूर्ण सत्ता समर्पित करनी होगी, क्योंकि यह आपका जीवन है। और यदि हम इसे नहीं समझते तो आपके किसी भी प्रकार के निर्वाण की खोज, परमानंद की खोज या सदाचरण की खोज का कोई मूल्य नहीं है। यही पहला प्रश्न है, क्या मन, जो अतीत का परिणाम है, जो हजारों वर्षों के समय और विकास का परिणाम है, जो एक महाक्रांति के सामने खड़ा है, सिर्फ बाहरी दुनिया में ही नहीं बल्कि हमारे जीवन में, हमारे संबंधों में, हमारे जीने के तरीके में भी, क्या वह मन इस संकट का वास्तव में उत्तर दे सकता है? खंडों में नहीं, न कि धीरे धीरे, बल्कि पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से, ताकि हम बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी प्रकार की लड़ाई के जीवन जी सकें। हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक जो निरंतर संघर्ष, पीड़ा, भय, चिंता और हताशा में बीतता है, तो हमें अपने मन की जांच करनी होगी। यदि आप चाहें, जो कि विचार है, जो बुद्धिमत्ता की क्षमता है, वह बुद्धि जिसे हर कोई इतनी तत्परता से पूजता है, वह बुद्धि जो जांच का उपकरण है, वह बुद्धि जो ज्ञान, अनुभव और हजारों वर्षों की इस दुख और भ्रम से बाहर निकलने की खोज का संचय है। और हम सोचते हैं कि यही बुद्धि इसे हल कर सकती है या इसके परे जाने की क्षमता रखती है। यानी बुद्धि जो कि ज्ञान है, चाहे सही रूप में प्रयुक्त हो या गलत रूप में। बुद्धि में आलोचना करने, निरीक्षण करने, जांच करने, तर्क करने की क्षमता है, चाहे वह स्वस्थ हो या अस्वस्थ, तर्कसंगत हो या अतार्किक। बुद्धि में वस्तुनिष्ठ रूप से देखने की क्षमता है, लेकिन बुद्धि तो संपूर्ण का केवल एक भाग है ना? हम केवल बुद्धि से नहीं जीते, हम अपनी भावनाओं से जीते हैं,
अपने प्रेम सुख दुख से जीते हैं। तो जब बुद्धि, जो कि विचार का चरम है, हमारे जीवन पर शासन करने लगती है, तो यह हमारे जीवन में एक बड़ा विरोधाभास पैदा करती है। हमारा जीवन संपूर्ण है, जिसमें मनोदैहिक प्रतिक्रियाएं, हृदय की प्रतिक्रियाएं, मन की प्रतिक्रियाएं, और वह मन जो स्वयं के परे कुछ खोज रहा है। हम संपूर्ण मानव हैं, केवल बुद्धि नहीं, केवल भावनाएं नहीं, और न ही केवल बुद्धि का इनकार और भावनात्मक गड़बड़ी में जीना। इसलिए हमें इस विरोधाभास को समझना होगा, जो कि समय का विरोधाभास है। बीता हुआ कल, आज और आने वाला कल, अतीत, वर्तमान और भविष्य। समय को हम अपनी हजारों समस्याओं के समाधान के रूप में देखते हैं, और वह ज्ञान जिसे मनुष्य ने हजारों वर्षों में एकत्र किया है, जिस पर वह निर्भर रहता है, वह अतीत है। अब यही हमारा अतीत है। ज्ञान अतीत है, वर्तमान में कोई ज्ञान नहीं है। क्या हम एक दूसरे से संवाद कर रहे हैं? मैं बार बार यह नहीं पूछने वाला कि क्या हम संवाद कर रहे हैं। मैं इसे एक बार पूछकर छोड़ देना चाहता हूँ। यदि आप वक्ता के साथ संवाद नहीं कर रहे और वक्ता संवाद नहीं कर रहा, इस अर्थ में कि हम इन समस्याओं को साझा कर रहे हैं, तो यह आपकी अपनी जिम्मेदारी है। वक्ता इसे यथासंभव स्पष्ट, तर्कसंगत और स्वस्थ रूप से प्रस्तुत करेगा। यदि आप इसे साझा करना चाहते हैं तो करें, यदि नहीं करना चाहते तो मत करें, क्योंकि यह कोई प्रचार नहीं है, और यही इसकी सुंदरता है। इसमें आपके लिए कुछ भी स्वीकार करने, विश्वास करने या घर ले जाने के लिए कोई नया विचार नहीं है। विचार तो बांझ स्त्रियों की संतान है। हाँ महोदय, आप हंसते हैं, लेकिन आप विचारों के साथ जीते हैं। आपके लिए विचार जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है। विचार केवल कुछ शब्दों का संयोजन ही नहीं होते, बल्कि विचार वे हैं जिन्हें विचारों के रूप में गढ़ा जाता है। एक सूत्र, एक संकल्पना। देखें आप क्या कर रहे हैं। आप अतीत में जी रहे हैं। आपका पूरा मस्तिष्क, आपकी स्मृति, आपकी छवि, आपका ज्ञान, सब कुछ अतीत है, और आप भविष्य में जी रहे हैं, किसी आदर्श, किसी संकल्पना, किसी विश्वास के सहारे। तो देखें कैसे समय, जो कि अतीत है, उसने अतीत, वर्तमान और भविष्य को विभाजित कर दिया है, और आप हमेशा भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। अतीत को भूलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपकी जड़ें, आपका अस्तित्व, आपकी पूरी सोचने की प्रक्रिया अतीत में निहित है। और उन गहरी जड़ों, जो कि स्वयं आप हैं, को समझे बिना आप भविष्य में एक अद्भुत समाज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जानते हैं, कुछ दिन पहले चर्चा हो रही थी कि तकनीकी क्रांति के कारण समाज कैसा होगा। तकनीक एक नया समाज बनाएगी। यह स्पष्ट है कि तकनीक नया समाज बनाएगी, लेकिन हम मानव वही हैं जो हम पिछले 10,000 वर्षों से रहे हैं। और यदि हम नहीं बदलते तो हम और अधिक विरोधाभासों में घिर जाएंगे, और अधिक पीड़ा में फंसेंगे, और हमारे आपसी संबंध और भी विकट हो जाएंगे। इसलिए हम इस प्रश्न को एक साथ देखने जा रहे हैं। क्या मन, जो समय द्वारा संस्कारित किया गया है, जो अनुभवों द्वारा संस्कारित किया गया है, जो उस ज्ञान से संस्कारित किया गया है जिसे उसने अनुभव के माध्यम से अर्जित किया है, जो धर्म द्वारा संस्कारित किया गया है कि उसे विश्वास करना चाहिए या नहीं, जो कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और प्रोटेस्टेंट के भीतर की असंख्य विभाजनों से संस्कारित हुआ है, जो हिंदू है, मुस्लिम है, जो कुछ भी इस दुनिया में हो रहा है, वह सब मूर्खता है, एक तमाशा। हम अतीत प्रचार द्वारा संस्कारित हैं। हम उसी के परिणाम हैं।
क्या हम इस बात के प्रति जागरूक हैं? यही पहला प्रश्न है। क्या हम अपने अतीत, अपनी संस्कारशीलता, अपनी कंडीशनिंग के बारे में जागरूक हैं? जागरूक होना शब्द का अर्थ बहुत सरल है। इसे जटिल मत बनाइए। इसके लिए कहीं मत जाइए, बर्मा मत जाइए, किसी मठ में मत जाइए और अपने पूरे जीवन को यह अध्ययन करने में मत बिताइए कि जागरूक होने का अर्थ क्या है। जागरूक होने का अभ्यास करो। यह हाल ही में आपने सीखा हुआ एक जुमला है, एक घिसा पिटा वाक्य। बस जागरूक रहना, बस उस गुलाब के रंग को देखना, उस व्यक्ति को देखना जो पानी लेकर आया, अपने पड़ोसी को देखना, इस हाल के रंग और अनुपात को देखना, अपने चारों ओर जो कुछ हो रहा है उसे देखना। गंदगी, गरीबी, कुरूपता जो मनुष्य ने पैदा की है, आपके चारों ओर जो क्रूरता है उसे देखना। बस जागरूक होना, सचेत होना। अब कठिनाई शुरू होती है। जागरूक होना सरल है, अपने वातावरण के प्रति जागरूक होना सरल है। जब आप सड़क पर चलते हैं, गंदगी देखते हैं, आप न्यूयॉर्क शहर में क्या हो रहा है यह मुझसे बेहतर जानते हैं। जागरूक होना। अब जब आप जागरूक होते हैं तो क्या होता है? कृपया इसे ध्यानपूर्वक देखें। यह बहुत सरल है, आप इसे स्वयं कर सकते हैं। हम इसे एक साथ साझा कर रहे हैं। मैं आपका गुरु नहीं हूं, समझ रहे हैं? मैं साझा कर रहा हूं, इसलिए हम इस यात्रा को साथ साथ कर रहे हैं। मैं आपका मार्गदर्शन नहीं कर रहा। ईश्वर का धन्यवाद कि आप मेरे अनुयायी नहीं हैं, क्योंकि यदि आप मेरे अनुयायी होते तो आप मुझे नष्ट कर देते और मैं आपको नष्ट कर देता। कोई गुरु नहीं है, केवल आप हैं, शिक्षक और शिष्य। अतः आप स्वयं ही पर्यवेक्षक, ऑब्जर्वर और सीखने वाले बन जाते हैं। एक ही क्षण में आप सभी गुरुओं को, सभी अनुकरण को, आध्यात्मिक क्षेत्र में सभी प्रकार के अधिकार को हटा देते हैं। मैं पुलिस के अधिकार या कानून के अधिकार की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जो कानून मौजूद है उसे बदलने के लिए आपको पहले स्वयं को बदलना होगा। हम बाहरी कानून को बदलना चाहते हैं जो हमने स्वयं बनाए हैं। हमारी पूर्व धारणाओं, हमारी लालच, हमारी असुरक्षा की खोज के कारण, और हम उन कानूनों को बदले बिना खुद को नहीं बदलना चाहते। हम दुनिया में शांति चाहते हैं, युद्ध नहीं चाहते, कोई और वियतनाम नहीं चाहते। लेकिन हमारे भीतर युद्ध है और हम अवश्य ही युद्ध उत्पन्न करेंगे। तो जागरूक होना केवल बाहरी चीजों के प्रति ही नहीं, बादल, एक पेड़ की सुंदरता, किसी पक्षी की तीव्र उड़ान, पानी पर पड़ती रोशनी को देखना, इसके प्रति जागरूक होना सरल है, क्योंकि यह हमें छूता नहीं। यह कुछ बाहरी चीज है जो दूर है। लेकिन जब स्वयं के प्रति जागरूक होते हैं तब कठिनाई शुरू होती है। जब आप स्वयं को वैसा देखते हैं जैसा आप हैं, तो आप कहते हैं, मुझे यह पसंद नहीं, यह कुरूप है, यह सुंदर है, इसे मैं रखूंगा, इसे मैं नहीं रखूंगा। आप चुनाव कर रहे हैं, तर्क कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं या उचित ठहरा रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। इस तुलना, उचित ठहराने, निंदा करने की स्थिति में आपका ध्यान भटक जाता है। आप वास्तव में जागरूक नहीं होते। आप केवल उस छवि के प्रति जागरूक होते हैं जो आपने अतीत से ला रखी है, और उस छवि के माध्यम से आप वर्तमान को देख रहे होते हैं, जिससे विकृति उत्पन्न होती है। क्या यह स्पष्ट है? मैं माफी चाहता हूं, मैं यह नहीं पूछ सकता कि क्या यह स्पष्ट है। यह आप पर निर्भर है। मैं इसे एक अलग तरीके से दोबारा कहूंगा। जब आप किसी पेड़ को, किसी पक्षी को या किसी बादल पर पड़ती रोशनी को देखते हैं,
यदि आप वास्तव में उसे देख रहे होते हैं तो तुरंत आपके पास उसके लिए शब्द आ जाते हैं। आप उसे नाम देते हैं। यह सुंदर बादल है। यदि आप कवि हैं तो आप उसके बारे में कविता लिखना चाहेंगे, आप किसी को बताना चाहेंगे। लेकिन शब्दों में बांधना एक विकर्षण है, क्योंकि तब आप वास्तव में नहीं देख रहे होते। शब्दों में बांधना उस बादल की एक छवि है जिसे आपने कल देखा था, और वही छवि अब आपके और वास्तविक बादल के बीच आ जाती है। अतः आप उस बादल को शब्दों की, ज्ञान की, कल की स्मृतियों की परत के माध्यम से देख रहे हैं। इसलिए आप वास्तव में पूरी तरह से जागरूक नहीं हैं। इसी प्रकार जो कुछ भीतर हो रहा है उसे देखना, किसी भी प्रकार के चयन या चुनाव के बिना जागरूक होना, यही कठिनाई आती है। क्योंकि जब आप अतीत की छवि के माध्यम से देखते हैं तो आप अवलोकन में एक विभाजन उत्पन्न कर देते हैं। एक ओर पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर और दूसरी ओर वह चीज जिसे देखा जा रहा है। आशा करता हूं कि आप इसे कर रहे हैं जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं, यानी इसे साझा करना। इसे घर ले जाकर सोचना मत, तब आप इसे नहीं कर रहे होंगे। इसे वास्तव में करते चलना जैसे जैसे आप सुन रहे हैं, और यही साझा करना है। यही साझा करने की सुंदरता है। कोई चीज अपने साथ घर ले जाना और फिर बाद में उस पर चर्चा करना नहीं, यानी जागरूक होना। जो कुछ भी वास्तव में आपके भीतर हो रहा है उसके प्रति जागरूक होना, किसी के अनुसार नहीं बल्कि बिना किसी चुनाव के बस देखना कि वास्तव में क्या है। इसका अर्थ यह है कि मन ना तो उसकी निंदा करता है, ना उसे नाम देता है, केवल देखता है। यानी मैं जागरूक हूं कि मैं हिंसक हूं। इसके विभिन्न रूपों में, यौन रूप में, मेरे शब्दों में, मेरी मुद्राओं में, जीवन के प्रति मेरे दृष्टिकोण में हिंसक, पृथक। और हिंसा जो कि मेरे भय का परिणाम है, मैं अपनी हिंसा के प्रति जागरूक हूं। अब जब मैं अपनी हिंसा के प्रति जागरूक होता हूं तो मैं कहता हूं मैं हिंसक हूं, या मैं ईर्ष्यालु हूं, या मैं लालची हूं। जब आप इसे नाम देते हैं या शब्दों के माध्यम से इसे देखते हैं तो शब्द अतीत होता है, और जब आप इसे अतीत की दृष्टि से देखते हैं तो आप इस चीज को, जिसे आप हिंसा कहते हैं, और अधिक सुदृढ़ कर रहे होते हैं। क्योंकि आप जो वास्तव में घटित हो रहा है उसे अतीत से जोड़ रहे होते हैं, और अतीत ही वह चीज है जो किसी न किसी रूप में स्थिर होती है। तो जब हम हिंसा, क्रोध को नाम देते हैं तो हम उस ज्ञान को और मजबूत कर रहे होते हैं जो हमने क्रोध के बारे में एकत्र किया है। इसलिए हम इसे नए तरीके से नहीं देख रहे, एक नई दृष्टि से नहीं देख रहे, बल्कि उसे देख रहे हैं अतीत की विकृत दृष्टि से। क्या मैं आगे बढ़ूं? तो अतीत जो ज्ञान है वह निरंतर वर्तमान में हस्तक्षेप करता रहता है। आपने मुझे अपमानित किया या मेरी प्रशंसा की, यह मन पर एक छाप छोड़ता है। यही ज्ञान है। और जब मैं आपसे दोबारा मिलता हूं तो मैं आपको या तो मित्र के रूप में देखता हूं या शत्रु के रूप में, जो पिछली घटनाओं के आधार पर तय होता है। तो मैं हमेशा जीवन से मिल रहा हूं जो कि एक अद्भुत प्रवाह है अतीत के ज्ञान के माध्यम से। ज्ञान अतीत है, फिर भी ज्ञान आवश्यक है।
अन्यथा आप यहाँ से अपने घर नहीं जा सकते। अन्यथा यदि आप अपने पति या पत्नी को पहचानना चाहें तो उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। आप बात नहीं कर पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे, चाहे तकनीकी रूप से हो या अन्य किसी रूप में। इसीलिए आपको अपार ज्ञान की आवश्यकता है। फिर भी आप देख सकते हैं कि यह कितना खतरनाक है। कैसे यही ज्ञान विभाजन को उत्पन्न करता है। एक पर्यवेक्षक, ऑब्जर्वर और एक अवलोकित, देखी जाने वाली वस्तु के रूप में। मुझे खेद है कि मैं शब्दों को बार बार बदल रहा हूँ, पर मुझे ऐसा करना ही होगा। मैं पुरानी बातों को दोहराता नहीं रह सकता। यानी जब हम एक वृक्ष को देखते हैं तो उस वृक्ष को देखने के साथ साथ हमारे पास उसकी छवि होती है। उसके बारे में वनस्पति विज्ञान का ज्ञान होता है और उस वृक्ष के प्रति हमारी पसंद और नापसंद होती है। या यदि आप लकड़ी के व्यवसायी हैं तो उस वृक्ष से होने वाले लाभ की छवि होती है। तो यह छवि आपके और वृक्ष के बीच विभाजन उत्पन्न करती है, जिसका अर्थ है कि आपके और उस वृक्ष के बीच एक दूरी है, स्थानिक दूरी भी और समय की दूरी भी। अब जब कोई छवि नहीं होती तब आप वृक्ष को पूरी तरह से एक अलग तरीके से देखते हैं। तब आप स्वयं को वृक्ष के साथ जोड़ नहीं रहे होते, क्योंकि आप वृक्ष नहीं बन सकते, यह तो हास्यास्पद होगा। लेकिन वह समय की दूरी जो आपके और वृक्ष के बीच थी समाप्त हो जाती है और आप वृक्ष को वैसे देखते हैं जैसे आपने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। पत्ते की सुंदरता, शाखा का घुमाव, उसका हल्कापन, उसका आकार, यह सब अत्यंत जीवंत हो जाता है। अब जब आप स्वयं को देखते हैं, सिर्फ तब नहीं जब आप दर्पण में अपने बाल संवार रहे होते हैं, बल्कि जब आप वास्तव में स्वयं को देखते हैं, तो आप अपने बारे में जो ज्ञान संचित कर चुके हैं उसी के माध्यम से देखते हैं। वह छवि जो आपने अपने बारे में बना ली है, मुझे ऐसा होना चाहिए, मुझे वैसा होना चाहिए, मैं भविष्य में कुछ और बनूंगा, यह बनने की पूरी प्रक्रिया ज्ञान का परिणाम है। और उसी ज्ञान से आपने अपने बारे में एक छवि बना ली है। इसलिए जब आप स्वयं को देखते हैं तो आप स्वयं को उस छवि की दृष्टि से देख रहे होते हैं जो कि अतीत है, और इसलिए आप वास्तव में नहीं देख रहे होते। अब चुनाव के बिना जागरूक होना, इसका अर्थ है पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर के बिना देखना, और ऑब्जर्वर पर्यवेक्षक अतीत है, वही छवि निर्माता है। क्या आप समझे? क्या मैं आगे बढ़ूं? कृपया इसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि यदि आप सुनने की कला जानते हैं तो आपने सब कुछ कर लिया है। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। आपको कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है कि आप इसे कैसे सुने, या कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है कि आप स्वयं को बदलें। यदि समय मिला तो हम इसमें गहराई से जाएंगे। बदलाव की आवश्यकता, क्या यह संभव है और यह कैसे होगा। लेकिन सबसे पहले सुनना। मुझे नहीं लगता कि हम कभी वास्तव में सुनते हैं, क्योंकि जब हम सुनते हैं तो हम किसी और चीज के बारे में सोच रहे होते हैं, या हम कहते हैं मुझे यह पसंद नहीं आया, या इसकी तुलना किसी और चीज से करने लगते हैं। क्या आपने कभी अपनी पत्नी या पति को सुना है? कृपया हंसिए मत, यह समय की बर्बादी है। ऐसा मत कीजिए। और तालियां बजाना भी समय और ऊर्जा की बर्बादी है। कृपया ऐसा मत कीजिए। यदि तालियां बजानी ही है तो तब बजाइए जब मैं यहाँ ना रहूं, तब बेहतर होगा। क्या आपने कभी सुना है, वास्तव में सुना है? सुनने का अर्थ है
कि अतीत अनुपस्थित हो, अर्थात पत्नी के अतीत का स्मरण नहीं, जिसने ताने दिए, दबाव डाला, या पति जो अधिकार जताता रहा, शक्ति की खोज करता रहा आदि। इन सब पर हमें जाने की आवश्यकता नहीं। यह भयानक चीज जिसे विवाह कहा जाता है, जिसमें यह सब चलता रहता है। और अतीत के बिना सुनना, तब आप एक पूरी तरह से भिन्न संबंध स्थापित करते हैं। तब आपका संबंध दो छवियों के बीच नहीं होता। वह छवि जो आपके पास अपनी पत्नी के बारे में है और वह छवि जो उसके पास आपके बारे में है। वर्तमान में संबंध दो छवियों के बीच होता है और इसलिए यह कोई वास्तविक संबंध नहीं होता। मैं नहीं जानता कि आपने कभी इस संबंध के प्रश्न पर विचार किया है या नहीं। देखिए, दुनिया में क्या हो रहा है। आप कार्यालय जाते हैं, वहां की सभी समस्याओं के साथ, अपनी महत्वाकांक्षाओं, बॉस के अपमानों, भय के साथ आप अपनी पत्नी या प्रेमिका से घंटों तक अलग रहते हैं और इस दौरान वह भी अपनी समस्याओं, अपनी पीड़ाओं, अपनी उलझनों, अपनी महत्वाकांक्षाओं, अपनी तुच्छताओं, अपनी संकीर्णताओं में खोई रहती है। और फिर आप घर आते हैं और उसके साथ सो जाते हैं। यही आपका संबंध है। आप अलग थलग हैं, वह भी अलग थलग है और आप आशा करते हैं कि किसी न किसी रूप में संबंध मिलेगा, यौन रूप में ही सही। इसे आप एकता कहते हैं। मैं अपने परिवार से प्रेम करता हूँ। अब यह सब समझना होगा, क्योंकि एक अलग समाज लाने का अर्थ है मनुष्यों के बीच एक भिन्न संबंध। आप, आपकी पत्नी और आपके पड़ोसी के बीच। और यदि आपका संबंध अतीत पर आधारित है, आपकी स्मृतियों पर, अपमानों पर, झगड़ों पर, अतीत पर, आपके मन में बनी छवियों पर, जो कि सुंदर हो या कुरूप, पागलपन भरी हो, तर्कहीन हो, विकृत हो, तो वास्तव में आपके पास कोई संबंध नहीं होता। और इस सब के प्रति जागरूक रहना, सिर्फ कभी कभी नहीं बल्कि पूरी तरह से जागरूक रहना, ताकि कोई छवि ना बने। मैं आपको अभी दिखाऊंगा। मैं इसमें और गहराई से जाऊंगा। यदि छवि बन चुकी है तो उससे कैसे मुक्त हुआ जाए, और सबसे महत्वपूर्ण, छवि को बनने से कैसे रोका जाए। आप मेरे प्रश्न समझ रहे हैं? आइए आगे बढ़ते हैं। एक साधारण तथ्य को लीजिए। आपने मेरी प्रशंसा की। यह प्रशंसा सुखद होती है और यह मस्तिष्क की कोशिकाओं पर एक छाप छोड़ती है और तुरंत ही एक छवि बन जाती है कि आप मेरे मित्र हैं, मैं आपको पसंद करता हूं, क्योंकि आपने मेरी प्रशंसा की है, मेरी पीठ थपथपाई है। और फिर आप मुझे अपमानित करते हैं। यह भी एक छाप छोड़ता है और इससे भी एक छवि बन जाती है कि आप मेरे मित्र नहीं हैं। यह एक तथ्य है, क्या यह नहीं है? यह हर दिन, हर क्षण घटित होता है। मुझे तुम पसंद हो, मुझे तुम पसंद नहीं हो, तुम सुंदर हो, तुम नहीं हो, तुम बुद्धिमान हो, यह लगातार छवि बनाने की प्रक्रिया। अब जब मेरी प्रशंसा की जाती है, उसी क्षण पूरी तरह से सतर्क रहना, ना इसे स्वीकार करना, ना इसे अस्वीकार करना, बस देखना कि मेरी प्रतिक्रियाएं क्या है। जब आप इसे संपूर्ण ध्यान के साथ देखते हैं, तब कोई विकृति नहीं होती, तब कोई छवि नहीं बनती। इसे अभी इसी क्षण करके देखिए, जैसा कि मैं कह रहा हूं, आपको स्वयं पता चल जाएगा। यह बहुत सरल प्रक्रिया है, इसे जटिल मत बनाइए। जागरूक रहने का अर्थ है अपमान या प्रशंसा के क्षण में पूर्ण जागरूकता। उस क्षण कोई चुनाव नहीं होता, इसलिए कोई छवि बनती ही नहीं। तब आप हर बार किसी व्यक्ति से नए सिरे से मिलते हैं। यही वास्तविक पवित्रता है।
यह शब्द निर्दोषता, इनोसेंस का अर्थ है एक ऐसा मन जो किसी भी प्रकार से आहत होने में असमर्थ है, क्योंकि अधिकांश लोग बचपन से ही आहत होते रहते हैं। माता पिता से, स्कूल से, शिक्षक से लगातार आहत 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 होते रहते हैं और ये चोटें विभिन्न रूपों में ज्ञान बन जाती हैं और हम इन्हें अपने साथ तब तक ढोते रहते हैं जब तक हम मर नहीं जाते। इन स्मृतियों के रूप में अपने भीतर रखते हैं जो कि अतीत है और समय इन्हें हल नहीं करेगा। समय इन्हें केवल और अधिक सुदृढ़ करेगा। लेकिन यदि आप इस पूरे अतीत के प्रवाह के प्रति जागरूक हैं, जो छवि और ज्ञान के रूप में मौजूद है, तो आपका मन किसी भी अपमान या चोट को दर्ज नहीं करेगा। इसलिए आपका किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध एक मौलिक परिवर्तन से गुजरेगा, क्योंकि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चाहे वह व्यक्ति वियतनाम में रहता हो, भारत में, यूरोप में, यहाँ या चीन में, हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम सभी मानव हैं। लेकिन यदि हम अपने घावों, पीड़ाओं, सुखों, भय और इस भयंकर प्रतिस्पर्धात्मक महत्वाकांक्षा की छवियों के साथ स्वयं को अलग थलग कर लेते हैं, जिसे इस दुर्भाग्यपूर्ण देश में इतना बढ़ावा दिया जाता है, तो संबंध यात्मा बन जाता है। तब आपका संबंध वास्तव में जीते जागते सुंदर क्षण का नहीं होता, बल्कि अतीत का होता है। इसलिए इस पूरे अतीत के प्रवाह के प्रति जागरूक होना आवश्यक है, केवल चेतन स्तर पर ही नहीं, बल्कि गहरे स्तरों पर भी। क्या मैं पूछ सकता हूँ समय क्या हो रहा है? यही एक अत्यंत जटिल समस्या है, क्योंकि हम अतीत में जी रहे हैं उस ज्ञान के साथ जो हमने सदियों से संचित किया है, और वही ज्ञान हमें नष्ट कर रहा है, क्योंकि वही ज्ञान हमें विभाजित करता है। यही ज्ञान मुस्लिम और हिंदू के बीच, ईसाई और अन्य के बीच, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच विभाजन पैदा करता है। राष्ट्रीयताओं का यह विभाजन, यह सब अतीत पर आधारित है और इस अतीत की विशाल समस्या को समझने के लिए न केवल हमें सतही रूप से ज्ञान की जांच करनी होगी, बल्कि गहरे स्तर पर भी। यदि मैं यह शब्द प्रयोग करूं जो कि बहुत आम हो गया है, अवचेतन, तो हमें उस गहरे ज्ञान को भी समझना होगा जो हमारे भीतर गहराई से दबा हुआ है, क्योंकि हम यह जानते हैं कि ज्ञान अनिवार्य है, बिल्कुल अनिवार्य है, अन्यथा आप कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन साथ ही हमें यह भी देखना होगा कि यही ज्ञान संबंधों में विकृति का कारण बनता है और संबंध ही जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि यदि संबंध ना हो तो हम शांति से नहीं जी सकते। तब हमें यह भी नहीं पता चल पाएगा कि प्रेम क्या है। तो वास्तव में संबंधित होने का अर्थ है दो छवियों के बीच का संबंध नहीं जो अतीत है, बल्कि वास्तव में संबंधित होने का अर्थ है ऐसा मन होना जिसमें छवि बनने का कोई केंद्र ही ना हो। और मुझे डर है कि अवचेतन को कैसे देखा जाए, उसके पूरे विषय को कैसे उजागर किया जाए, ना कि विश्लेषण के माध्यम से, बल्कि सीधे उजागर किया जाए। इस पर चर्चा करने के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। इसे बहुत ही सावधानी पूर्वक देखना होगा। शायद हम इसे कल दोपहर देखेंगे, लेकिन अभी नहीं। तो हमारे पास कुछ ही मिनट बचे हैं। यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। क्या आप कोई प्रश्न पूछना चाहेंगे? हाँ, बस एक क्षण। इससे पहले कि आप मुझसे कोई प्रश्न पूछें, मैं प्रश्न पूछने के विषय में कुछ कहना चाहूंगा। सबसे पहले
आप प्रश्न क्यों पूछते हैं? यह नहीं कि आपको प्रश्न नहीं पूछने चाहिए, आपको पूछने ही चाहिए। हर प्रकार के प्रश्न पूछिए, हर चीज पर संदेह कीजिए, लेकिन संदेह को नियंत्रण में रखना आवश्यक है। कब इसे खुला छोड़ना है, कब इसे रोकना है। और जब आप कोई प्रश्न पूछते हैं, तो क्या आप इस बात की अपेक्षा रखते हैं कि वक्ता उसका उत्तर देगा, या आप यह प्रश्न स्वयं से पूछ रहे हैं ताकि हम साथ में मिलकर इसका उत्तर खोज सकें? क्योंकि जिस क्षण आप कोई प्रश्न पूछते हैं, उसी में उत्तर निहित होता है। और यदि हम देखना जानते हैं, तो उत्तर वहीं पर होता है। इसलिए जब आप कोई प्रश्न पूछते हैं, तो यह ध्यान रखना आवश्यक है कि न केवल सही प्रश्न पूछा जाए, जिसका अर्थ यह नहीं है कि वक्ता आपको प्रश्न पूछने से रोक रहा है, बल्कि यह भी कि सही प्रश्न के पीछे गहराई होती है। एक सही प्रश्न में असाधारण गहराई होती है, और सतही प्रश्न एक गलत प्रश्न होता है, क्योंकि वह बहुत उथला होता है। इसलिए जब आप कोई प्रश्न पूछते हैं, तो जागरूक रहना आवश्यक है। और प्रश्न पूछते समय आप स्वयं को अपने ही सामने प्रकट कर रहे होते हैं। यदि यह समझ में आता है, तो कृपया आगे बढ़िए। क्षमा करें महोदय, जो व्यक्ति वास्तव में स्वयं से प्रेम नहीं करता, क्या उसे दूसरों को स्वयं से प्रेम करना सिखाने का प्रयास करना चाहिए, या किसी को किसी और की सहायता करने का प्रयास करना चाहिए? तो प्रश्न यह है कि क्या किसी को किसी और की सहायता करनी चाहिए? मैं सोचता हूँ, आपका सहायता से क्या अभिप्राय है? एक डॉक्टर आपकी सहायता करता है, यदि वह एक अच्छा डॉक्टर है। एक अच्छा आहार विशेषज्ञ आपको उचित भोजन की सलाह देता है। सड़क पर लगे संकेतक आपको बताते हैं कि किसी स्थान तक कैसे पहुंचना है। यह सब सहायता ही तो है ना? लेकिन जब आप यह मान लेते हैं कि आप किसी और की सहायता कर सकते हैं, तो आपने पहले ही एक स्थिति बना ली है, और इसीलिए वह स्थिति अधिकारपूर्ण बन जाती है, और तब विनम्रता समाप्त हो जाती है। सहायता किसी मार्ग के किनारे खिले हुए फूल की सुगंध के समान है। वह वहां है, उसकी सुगंध, उसका रंग, उसकी सुंदरता, उसकी शांत उपस्थिति, वह वहां है। यदि आप उसकी खुशबू लेते हैं तो लीजिए, यदि नहीं तो मत लीजिए। यही सहायता है। यदि आपके पास कुछ देने को है, तो उसे ऐसे दीजिए जैसे आपको यह भी ना पता हो कि आप कुछ दे रहे हैं। सही कहा। जिद्दू, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि निश्चित रूप से आप स्वयं को एक महान व्यक्ति मानते होंगे, लेकिन बुद्ध के बारे में आपकी क्या राय है? तो क्या यही प्रश्न है? आप मानते हैं कि मैं स्वयं को एक महान व्यक्ति समझता हूँ। बिल्कुल। तो आप जानना चाहते हैं कि मैं बुद्ध के बारे में क्या सोचता हूँ। बुद्ध, जो कि एक धार्मिक शिक्षक थे 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत में। सबसे पहले मैं स्वयं को किसी रूप में नहीं देखता, न महान न छोटा, और मैं इसे पूरी सच्चाई से कह रहा हूँ। और यह प्रश्न अप्रासंगिक है। जब आप पूछते हैं कि मैं बुद्ध के बारे में क्या सोचता हूँ, तो मैं उनके बारे में नहीं सोचता, क्योंकि समझने के क्षेत्र में विचार का कोई स्थान नहीं होता। जहाँ प्रेम होता है, वहाँ विचार का अस्तित्व नहीं होता। और जब प्रेम होता है, जब मन उस अवस्था में होता है जहाँ विचार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, तो वहाँ तुलना भी नहीं होती। क्या हम ध्यान भटकने, डिस्ट्रैक्शन के बारे में बात कर सकते हैं? ध्यान भटकने के बारे में बात करें। मान लीजिए कि आप किसी की बात सुन रहे हैं और कोई आवाज आती है,
और ये दोनों आवाजें टकराती हैं। अब आप कहते हैं कि कोई चुनाव नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या मन। हाँ, मैं आपके प्रश्न को समझ गया। ध्यान भटकना। आप इसे ध्यान भटकना क्यों कहते हैं? आप किसी की बात सुनना चाहते हैं, आप 2 मिनट, 1 मिनट या कुछ सेकंड तक ध्यान देते हैं और फिर आपका मन कहीं और चला जाता है। लेकिन आप इसे ध्यान भटकना क्यों कहते हैं? आप तुलना क्यों करते हैं? यह कहना कि मैं इसे सुनना चाहता हूं और इसे नहीं। अब जब आप कहते हैं कि यह ध्यान भटकना है, तो आप पहले ही संघर्ष में आ चुके होते हैं, है ना? क्योंकि मैं जो कह रहा हूं, आप उसे सुनना चाहते हैं। कुछ मिनटों के लिए आप पूरी तरह ध्यान देते हैं, लेकिन आपका मन उस ध्यान को बनाए नहीं रख सकता और वह भटक जाता है। मैं इसे ध्यान भटकना नहीं कहूंगा। मैं कहूंगा, अच्छा यह भटक गया, अब मैं यह देखना चाहता हूं कि यह किस ओर खिंच रहा है। मुझे एक स्थिर ध्यान में रुचि नहीं है, बल्कि केवल ध्यान में रुचि है। चाहे वह ध्यान मेरी बात सुनने का हो या वह ध्यान जो मेरे मन को कहीं और ले जाता है। मैं उस चीज पर भी ध्यान देता हूँ जिसे ध्यान भटकना कहा जाता है, जो कि वास्तव में ध्यान भटकना नहीं है। यदि ध्यान है तो ध्यान भटकना नहीं होता। आप समझ रहे हैं? केवल वही मन भटकता है जो पूरी तरह से ध्यान नहीं दे रहा होता। और तब आप कहते हैं मेरा ध्यान भटक गया, अब मैं इसे वापस कैसे लाऊं? तब संघर्ष पैदा होता है। इसलिए जो कहा जा रहा है उस पर भी ध्यान दें और जब मन भटके तब भी ध्यान दें। मुद्दा यह है कि ध्यान दें, तब कोई संघर्ष नहीं होगा। सबसे बड़ा अपराध जो कोई कर सकता है वह है अपने भीतर संघर्ष रखना, क्योंकि वही संघर्ष बाहर की दुनिया में प्रकट होता है। घृणा, ईर्ष्या, ऊब, आक्रामकता, हिंसा, हत्या के रूप में। और एक ऐसा जीवन खोजना जिसमें कोई भीतरी संघर्ष ना हो, इसका अर्थ है एक पूरी तरह भिन्न प्रकार का जीवन जीना। शायद हम कल इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। महोदय, मैं स्वयं को हर समय बहुत भयभीत पाता हूँ। मैं स्वयं का सामना करने की कोशिश करता हूँ। मैं जो आप कह रहे हैं उसे समझने और अधिक पूर्ण रूप से जीने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अतीत हमेशा मुझे बाधित करता है और मैं स्वयं को देखने से बहुत डरता हूँ। मुझे लगता है कि मैंने प्रश्न पूरी तरह से नहीं समझा। क्या किसी और ने इसे समझा है? भय। प्रश्न यह है कि भय विचार को जन्म देता है। भय विचार और भय हस्तक्षेप करता है। आप जानते हैं ये दो चीजें, विचार और भय, इसमें बहुत गहराई से जानना आवश्यक है। क्या हम इसे कल देखेंगे? क्योंकि यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बस यह कहकर समाप्त किया जा सके कि विचार से छुटकारा पा लो या भय से मुक्त हो जाओ। यह बहुत ही मूर्खतापूर्ण होगा। बल्कि हमें इस पूरे प्रश्न को समझना होगा। भय क्या है? विचार क्या है? जीवन में विचार इतना असाधारण रूप से महत्वपूर्ण क्यों हो गया है? और विचार का स्थान क्या है? और इस पर अभी कुछ मिनटों में चर्चा नहीं की जा सकती। क्या हम इसे कल देखेंगे? क्या यह ठीक रहेगा? मुझे लगता है कि हमें अब रुक जाना चाहिए, है ना? क्योंकि मुझे लगता है कि आपको यह हाल 7:30 बजे तक ही चाहिए था। कृष्णमूर्ति यह स्पष्ट करते हैं कि हमारे संबंध अतीत से निर्मित होते हैं। हमारी यादें, हमारे अनुभव और हमारे द्वारा बनाए गए मानसिक चित्र इन संबंधों को संचालित करते हैं। जब कोई हमें प्रशंसा देता है तो हमारा मस्तिष्क तुरंत एक छवि बना लेता है कि यह व्यक्ति हमारा मित्र है।
जब कोई अपमान करता है तो हम उसे शत्रु के रूप में देखने लगते हैं। ये छवि निर्माण की प्रक्रिया इतनी स्वचालित और गहरी है कि हमें इसका एहसास भी नहीं होता। लेकिन यदि कोई व्यक्ति पूरी तरह से जागरूक हो तो कोई छवि बनेगी ही नहीं और संबंध पूरी तरह से मुक्त और वास्तविक हो जाएगा। वे यह भी इंगित करते हैं कि ध्यान भटकना वास्तव में एक संघर्ष की स्थिति है। जब हम कहते हैं कि हमारा ध्यान भटक रहा है तो वास्तव में हम दो चीजों के बीच चुनाव कर रहे होते हैं, एक जिसे हम महत्वपूर्ण मानते हैं और दूसरी जिसे हम अनदेखा करना चाहते हैं। लेकिन यदि कोई पूरी तरह से जागरूक हो तो कोई विचलन नहीं होगा। जो भी हो रहा है उसे केवल देखा जाएगा। इसके अलावा वे सहायता करने के सही अर्थ पर चर्चा करते हैं। जब हम मानते हैं कि हम किसी की सहायता कर सकते हैं तो यह पहले से ही एक स्थिति बना देता है, मदद करने वाला और जिसे मदद दी जा रही है। लेकिन वास्तविक सहायता वही होती है जो किसी अपेक्षा के बिना दी जाए। जैसे एक फूल अपनी सुगंध छोड़ता है बिना यह सोचे कि कौन उसकी सुगंध लेगा। संबंधों में छवियों की भूमिका। हम अपने संबंधों को अतीत की यादों और मानसिक छवियों के माध्यम से देखते हैं, जिससे वे वास्तविक नहीं रह जाते। यदि हम हर बार किसी व्यक्ति से बिना अतीत को लाए मिलें तो संबंध एक नई ताजगी और मासूमियत से भरा होगा। ध्यान का वास्तविक स्वरूप। ध्यान का भटकना तब होता है जब हम पसंद नापसंद के आधार पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं। यदि हम पूरी तरह से जागरूक हों तो कोई विचलन नहीं होगा, बल्कि केवल एक संपूर्ण जागरूकता होगी। सहायता का वास्तविक अर्थ। वास्तविक सहायता वह नहीं है जो अहंकार या अधिकार की भावना से दी जाए, बल्कि वह होती है जो स्वाभाविक रूप से बिना किसी आशा के दी जाए, जैसे एक फूल अपनी सुगंध स्वतः ही बिखेरता है। भय और विचार की परस्परता। भय और विचार आपस में गहराई से जुड़े हैं। इसे केवल समझने के लिए नहीं, बल्कि गहराई से देखने और आत्म पर्यवेक्षण के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से समझने की आवश्यकता है। यह पूरी वार्ता इस बात की ओर संकेत करती है कि यदि कोई व्यक्ति सचमुच अपने मन को देखना और समझना चाहता है तो उसे सतर्कता और जागरूकता के माध्यम से अपने विचारों और भावनाओं की गहराई में उतरना होगा।